हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का एक क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक अत्यंत शिक्षित, प्रतिभाशाली किंतु विवादास्पद शासक था, जिसका शासनकाल जो है 1325 ईसा पूर्व से लेकर सन 1351 ईसा पूर्व तक रहा। उसकी प्रशासनिक योजनाएं अपने समय से आगे की थी, परंतु क्रियान्वयन की विफलता, कठोरता और व्यवहारिक समस्याओं के कारण अधिकांश योजनाएं जो हैं असफल रहीं। इतिहासकारों ने उसे क्या कहा है? इतिहासकारों ने उसे प्रतिभा और अविवेक का विचित्र मिश्रण कहा है। स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना की थी। सल्तनत के पास समस्त अधिकार थे, उसकी सलाह के लिए एक परिषद होती थी और साथ ही कुछ अन्य पदाधिकारी भी उसे परामर्श यानी सलाह दिया करते थे। सुल्तान ने कुछ विदेशी अमीरों को उच्च पद प्रदान किया था। फलस्वरूप देशी और विदेशी अमीरों में जो है संघर्ष उत्पन्न हो गया। दूसरा, लौकिक शासन की व्यवस्था। बलबन की भांति ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी धर्म को राजनीति से अलग रखा। वह उलेमा लोगों से बहुत कम सलाह लेता था और दोषी उलेमाओं को कठोर दंड देने में हिचकिचाता नहीं था। धर्म की दृष्टि से वह सहिष्णु था। तीसरा, राजधानी परिवर्तन। इसने जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए योजना चलाया। इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए योजना चलाया, जिसका उद्देश्य जो है दक्षिण भारत पर प्रभावी नियंत्रण और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा और साम्राज्य का केंद्रीकरण था। उसके बाद देखेंगे टोकन करेंसी। तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के टके के समान मान्यता दिया, जिसका उद्देश्य था चांदी की कमी को दूर करना तथा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना। आधुनिक कागजी मुद्रा जैसी अवधारणा थी, परंतु नियंत्रण तंत्र का अभाव विनाशकारी सिद्ध हुआ। फिर पांचवा देखेंगे सैन्य प्रणाली। सुल्तान के पास एक विशाल सी सेना थी, जिसमें तुर्की, फारसी और भारतीय सभी प्रकार के सैनिक थे। विदेशियों को भी उच्च पद प्रदान किए गए थे। विदेशियों को भी उच्च पद जो है प्रदान किए थे, जिसमें सबसे बड़ा अफसर जो है वो खान कहलाता था। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की गई थी। उनके भोजन, वस्त्र और घोड़े तथा चारे की भी व्यवस्था की जाती थी। न्याय प्रणाली की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। वह छोटी अदालतों की अपीलें वह स्वयं सुनता था। छोटी अदालतों की अपीलें वह स्वयं सुनता था। न्याय के कार्य अधिकतर काजी करते थे और उसके नीचे जो है मुफ्ती होता था। गुनाहगारों को कठोर दंड भी दिया जाता था। डाक प्रणाली की बात करें तो डाक प्रणाली के लिए सुल्तान ने घुड़सवारों और पैदल हरकारों की व्यवस्था की थी। अनेक स्थानों पर डाक चौकियां बनवाई थी और प्रत्येक चौकी पर 10 धावक रखे गए थे, जो पत्र एवं सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। असफलता के कारण की बात करें तो पहला, अयोग्य कर्मचारी।
पहला कारण था असफलता का, तुगलक के पदाधिकारी और कर्मचारी अयोग्य थे, योग्य अफसर और सेनापति समाप्त हो चुके थे। दूसरा कारण था प्रजा का सहयोग न मिलना। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी दोनों योजनाएं लागू करने में प्रजा से कोई सहयोग नहीं मिला। उसकी प्रजा जो है कर देने यानी टैक्स देने में हिचकिचाती थी और हर जगह विद्रोह की भावना विद्यमान थी। ऐसे असहयोगपूर्ण वातावरण में शासन का संचालन करना ही उसके लिए एक दुष्कर कार्य था। फिर देखेंगे तीसरा कारण था विदेशी अमीरों द्वारा विश्वासघात। सुल्तान ने बड़ी उदारता पूर्वक विदेशी अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। उसका उद्देश्य था कि यह विदेशी अमीर जो है उसके प्रति वफादार बने रहेंगे, परंतु उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। समय देखकर वह लोग विद्रोह को जगा देते थे। कंक्लूजन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं वैचारिक रूप से उन्नत और आधुनिक थी, किंतु व्यवहारिकता, धैर्य और जनसंपर्क की कमी के कारण असफल रही। वह सुधारक शासक तो था पर कुशल प्रशासक सिद्ध नहीं हो सका। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।